प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान हुकूमत, पाकिस्तान की सिचुएशन, DGISI की तकर्री और उस तकर्री के ऊपर एक ऐसे वज़ीर आज़म का रजिस्ट करना जिसके बारे में 3 साल तक यही कहा जाता रहा कि वो तो सिलेक्टेड है और वो तो लाया हुआ ही इनका है। अब वो लोग भी जो आम तौर पर दाएं और बाएं देखने के बाद बड़ी एहतियात से बात करते थे, अब वो खुल के बोलना शुरू हो गए। खैर, नजम सेठी उस केडर में इसलिए नहीं आते कि किसी न किसी तरह की बात और किसी न किसी मौके पर वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को इन ऑर्डर रखने की अपनी सी कोशिश करते रहते हैं। जब वो उसमें फ़ारूक के साथ प्रोग्राम किया करते थे, उन दिनों में भी जब कोई बात उठती थी तो वो कहते थे कि आएँ ज़रा इसमें थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाके देख के आएँ। फिर पिछले चंद दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर बार बार ये भी सुनने को मिला कि ये लोग अपने मुल्क की और अपनी सियासत की तारीख़ से यकसर नाबलद और पूरी जहालत का मुज़ाहरा करते हैं, और इसके बावजूद जो भी ज़िम्मेदार पोस्ट है वो भी ये मांगते हैं, और देर पा और दूर मार किस्म के फ़ैसला साजी में भी अपनी रेट और ख़ुद मुख्तारी मांगते हैं। अब गुजारिश ये है कि सिर्फ़ इस बात से कि वो जो कहते हैं हैंडसम वज़ीर आज़म है और वो जो कहते हैं जी बड़ा इसने अभी तक खाया कुछ नहीं है, इन बातों की बुनियाद पर वो जो आगे जिन्होंने 30-40 साल 50 साल काम किया हुआ है वो अपनी जीती हुई ग्राउंड्स और अपनी ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीनें सिर्फ़ हैंडसम का चुपड़ा हुआ मुँह देख के तो छोड़ने से रहे। भुट्टो अवामी लीडर की स्टैंप रखते थे, अगरचे अयूब ख़ान की गोद में पल कर जवान हुए, और जब उनको मौका मिला तो उसके बाद इक़्तिदार की खातिर किसी भी बल्ली चढ़ाने और किसी को साथ मिलाने से भी उन्होंने गुरेज़ नहीं किया। बहुत कम लोग हैं कि जो इस वक्त तो खैर जानता ही कोई नहीं और मानना किसी ने क्या है, लेकिन ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि अपने 70 वाले इलेक्शन में उन्होंने बाकायदा जमात अहमदिया से पार्टनरशिप की हुई थी, और उस वक्त पूरा तावन मांगा था और पूरा तावन लिया था। सो मच सो कि चूँकि मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब उस वक्त खलीफा नहीं थे और खलीफा वक्त ज़ाती हैसियत में दखल दे नहीं सकते इस तरह की चीज़ों में, ना उनका वो मनसब होता है, तो वो अफसर राब्ता के तौर पर भी थे। उनके हर लेवल पर उनको कंसल्ट भी किया जाता था और टिकटों को फाइनल करने तक में पूछा जाता था। अब यही बात मैंने कुछ अर्सा पहले मंजूर चांडियो हैं जो हिस्ट्री में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, डान अखबार के पिछले 20 साल से सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और हमारे पुराने दोस्त हैं। उस ज़माने से दोस्त हैं जब वो अचानक चूँकि उनको उस अंग्रेज़ी में स्विच ओवर करना पड़ा था जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की MSc की क्लासों में थी, जिसमें डॉक्टर कासिम ज़मान और डॉक्टर दुष्का मुशाहिद और इन लोगों ने उनको पढ़ाना होता था। तो बहुत मेहनती था, यूँ समझें कि हिजे कर कर के वहाँ तक पहुँचा। लेकिन जब मैंने ये कहा कि आप सिंधी भी हैं और पीपल पार्टी पे फ़ख्र भी करते हैं और पीर मज़हरुल हक़ और जो इस वक्त के ज़िंदा उनके पीपल पार्टी के करते धरते हैं उनसे इन टच भी हैं, तो ज़रा ये तो तस्दीक करके बताओ। कहते अच्छा ये भी हुआ था। बात यह है कि वो हिस्ट्री में डिग्री लेने के बावजूद, मौक़र तरीन अखबार के सीनियर तरीन सहाफ़ी होने के बावजूद इस हिस्से को लोग नहीं जानते। लेकिन जिस वक्त उन्होंने बलि चढ़ानी थी
तो भुट्टो साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया अपने मफाद की खातिर। इमरान खान साहब की गुज़श्ता कुछ अरसा ही कितना हुआ, मतलब गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, कि पहली चोरी तो पहले ही फा, वो पहली दफ़ा वज़ारत उज़्मा मिल रही है और 3 साल में जिस हद तक जाके, तो वो अब कोई भी, मतलब हमें तो खैर सियासी मुबस्सिर समझा ही नहीं जाता ना, और हमें खैर शौक़ भी कोई नहीं है कि फ़ज़ा ये हो, तो फिर हमें कोई शौक़ नहीं है सियासी मुबस्सिर होने का। हम तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और एक दफ़ा भी उनके उलट रिज़ल्ट नहीं आए, बल्कि जो हम बता रहे हैं वही रिज़ल्ट आए हैं। तो उन रिज़ल्ट्स को और उन सिचुएशंस को सामने रखते हुए ज़ाहिर है हमें अपनी राय कायम करने का और उसको पेश करने का हक़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वही राय जब पाकिस्तान के अखबारों में छपती थी तो चौथे या 5वां कालम जब मेरा कोई किसी एक अखबार में छपते हुए हो जाता था, तो मैं सुन लेता था इधर उधर से, कादियानी अहमदी ते मिर्ज़ाई ते कादियानियत कहीं प्रमोट कर सन जी भट्टी साहब। और इसमें कोई ऐसे गए गुजरे नहीं कि मतलब आम डेस्क पे किसी ने बैठे हुए ने बात कर दी। मैंने एक वहाँ मुशायरा हुआ कैपिटल होटल में, और जिसमें भी पार्टी के उस वक्त के सीनियर रहनुमा, आज भी मतलब जो इनके पीछे ब्रेन्स होते हैं उस लेवल का ही नाम है, सेनेटर ताज हैदर, उस वक्त वो सेनेटर भी थे, वो आए हुए थे। नेशनल सेंटर ऑफ पाकिस्तान जो होता है उसके डायरेक्टर जनरल थे जौहर हुसैन, वो आए हुए थे उसमें। रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, कंट्रोलर, हर इस सतह के लोग आए हुए थे उस प्रोग्राम में, और बाकी भी हर शोबे की नुमाइंदगी थी, हत्ता के अकील अब्बास जाफरी और किस किस का आप नाम लें, वसीम कशफी थे। चौधरी मोहम्मद अली साहब को उसकी सदारत के लिए मैंने दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। उबैदुल्ला अलीम कराची से आए हुए थे। अब मुशायरे की रिपोर्टिंग हुई, PTV वाल में असगर आबिद, इन सारों ने आके इंटरव्यूज़ किए। अली शार बंगस रेडियो से आए, हमारे सारे पुराने दोस्तों और साथियों में से। उस वक्त एक रिपोर्ट जब चौधरी मोहम्मद अली साहब के चूँकि ये ऐसी गैदरिंग जिसमें हर तबका मौजूद था, और चौधरी साहब चूँकि बहुत ज़्यादा मुशायरे के आदमी नहीं थे, तो वो पहली दफ़ा ही एक तरह से लोग अखबारों ने कुछ ने सप्लीमेंट्स भी लिखे, कोई ख़बरें आ रही हैं, कुछ हो रहा है, तो एक रिपोर्ट मैंने भी मुरतब की, चूँकि उन दिनों मैं उसाफ के साथ काम करता था, कालम लिखता था। तो अब जिस वक्त वो सारी रात की मेहनत से वो पूरी आधे सफ़े की रिपोर्ट बन के चली गई, जिसमें कोई झोल नहीं था, माँ सिवाय इसके कि मैंने सिर्फ ये लिखा कि चौधरी मोहम्मद अली साहब के तारुफ में कि वो TI कॉलेज रब्वा के इब्तदाई असातिज़ा में और आखिरी प्रिंसिपल अहमदी जो जब तक जमात के पास रहा कॉलेज, तो ये तारुफ मैंने लिखा, और वो हमारी दरख्वास्त पर रब्वा से इसकी सदारत के लिए तशरीफ़ लाए। बाकी सारी बातें वसीम कशफी की नज़म थी, बाकी लोग जो आके बात कर रहे थे उनकी थी, मेरी अपनी थी, चौधरी साहब की थी, उबैदुल्ला अलीम साहब ने ज़्यादातर, चूँकि शाम उनके साथ थी। हामिद मीर साहब ने उस वक्त जो एडिटर औसाफ होते थे, वो यूँ उठा के मुझे कहते, तुसी चौधरी साहब नू प्रमोट करना चाहते हो, चौधरी मोहम्मद अली साहब नू, अहमदी फिगर्स नू तुसी प्रमोट करना चाहते हो साडे अखबार च बह के। तो मुझे तो पहले ही पता होता है कि भाई मैंने किसी की नौकरी क्या करनी है, एक उर्दू का MA नहीं करना, एक सहाफ़त अखबार की नौकरी नहीं करनी। तो उर्दू जो वही जो MA किए बगैर आ जाए, और अखबार में कालम वही जो आप उनकी नौकरी किए बगैर लिख लें। तो मैंने जब उन्होंने चेहरा लाल करके पूछा कि तुसी चौधरी साहब नू ते इत्थे साडे अखबार च अहमदीयत नू प्रमोट करन लगे हो, तो मैं फिर नहीं खलोता, मैं भी पूछ लिया, मैं भी आख्या, मैं क्या जी मीर साहब तुहाडे वालिद अल्लामा वारिस मीर भी सीनियर सहाफ़ी के तौर पर फौत होए ने, और आप भी मुसलसल सहाफ़त में ही आपको इतना अरसा गुजर गया है। आप ज़रा एक रिसर्च स्टडी तो करवाएं, और हिंदुस्तान बर्रे सगीर पाको हिंद की जो सहाफ़त है उसमें से कोई एक डेकेड मुझे ऐसा साबित करके दिखा दें जब उर्दू
और लोकल इंडियन सहाफ़त प्रो अहमदियत रही हो और जिसने अहमदियत को प्रमोट किया हो। एक डेकेड भी ऐसा नहीं गुजरा और इसके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी का तूती बुलवाया जा रहा है। शोरश कश्मीरी जो मुंह में आए कहेंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान खुल के मुखालफत करेंगे और नाम लेते जाएं, जितने मर्जी आ जाएं। अब्दुल कादिर हसन आ जाएं। जिसका मौका आएगा वो एक जमात इस्लामी के तो मुस्तकिल कालम निगार, हत्ता के अताउल हक कासमी साहब जैसे बुज़ुर्ग और बड़े नाम मुस्तनद जिनको सारे पढ़ते हैं, वो भी जब मैंने ख़ुद उनका कालम पढ़ा, ये उस ज़माने की बात है जब मेरे दादा ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ख़िलाफ़ जो जुलूस थे उनमें फ़लाँ फ़लाँ किरदार अदा किए। तो आप तो फ़ख्र करते आए हैं उस मुखालफत पे। इसके बावजूद जब एक भी डेकेड ऐसा नहीं गुजरा तो आप आज भी ये जोई साहब वाली ना छापें, हमें परवाह कोई नहीं है। लेकिन मुझे साथ उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर तुम अखबार नूं अग लवानी है तो जाके उत्थे MTA च जाके ते अलफजल च रव्वे जाके छपवाओ, साडे अखबार नूं क्यों अग लवाण लगे हो। तो मैंने कहा आज आप इसके बावजूद हमें अलफजल और MTA का ताना देने के लेवल पर तो आ गए हैं ना। हम बात आपसे मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि जो बड़े बड़े कद आवर लोग भी हैं उन्होंने ज़ुबानें गुंग कर ली थी या उनकी ज़ुबानें गुंग हो चुकी थीं। मसलहत पसंदी में वो उस लेवल पर चले गए थे कि उनके सामने लोग ज़िबा हो रहे हैं, नॉक करके उनके दरवाजे पे उनकी दस्तक दे दे के उनको टारगेट किलिंग की जा रही थी। किसी ने ये सवाल तक नहीं उठाया कि जनाब इमरान खान साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये अफ़गानिस्तान तो आंदे जे अहमदी, ये पाकिस्तान दे विच जिहड़े वसण वाले अहमदी ने, ये सन ऑफ सॉइल नहीं है, इनका इस धरती में कोई लेना देना नहीं है। आप अब हाइब्रिड का लफ्ज़ जो है वो आम हो गया ना कि आप तो अगर हाइब्रिड सिस्टम की पैदावार के तौर पर आके आपको शर्म ही नहीं आती कि मतलब बंदे मर रहे हैं और आपको मौत पड़ती है उनके ऊपर ताज़ियती या उनका नोटिस लेते हुए कोई बात करते वक्त। ये है वो अपॉर्चुनिज्म। मैं इस अपॉर्चुनिज्म को भुट्टो के अपॉर्चुनिज्म के साथ ज़रा आपको मिला के दिखाना चाह रहा हूँ। भुट्टो ने जितना बड़ा डिसीजन किया था गुड बुक्स में जाने के लिए, और उसने दो काम बैक वक्त किए थे कि अहमदियों के गले पे ऐसी छुरी चलाई अपने ख्याल में कि बस उसके बाद पत्ता ही काट दिया, नॉन मुस्लिम करार दे दिया और 90 साल मसला हल कर दिया। भुट्टो जितना पॉपुलर लीडर आपको अभी तक के उन 35-40 सालों में, जिनमें आप समझते हैं कि आर्मी डायरेक्ट नहीं थी, सियासतदान हुआ करते थे, उन सियासतदानों और उन सिविलियन डिक्टेटर्स या सिविलियन लीडर्स में से और दूसरा कोई भुट्टो के लेवल का आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल हिस्टोरिक फैक्ट है, मानते हैं हम इस बात को। उस प्रोफाइल का सियासतदान, उस प्रोफाइल का वज़ीर आज़म, उसने आला तरीन फैसला कर दिया कि ये मुलवाने भी और मुलवानों की परवुर्दा पब्लिक भी, और फिर इनके गठ जोड़ के नतीजे में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी, ये सारे के सारे जुमे की छुट्टियों और अहमदियों के नान मुस्लिम करार देने के बाद अब तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है कि अब मेरी कोई मतलब वैसे जो तकरीरें मैं वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में वैसे फाड़ फाड़ के फेंक आया हूँ, और जनाब मैं वो इंदिरा गांधी से 90,000 कैदी भी मैं ले आया हूँ, और उसके ज़रा पहले अगर 71 वाला हिस्सा भी मौजूद है एपिसोड, जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर आर्मी जो है वो सिविलियन वज़ीर आज़म को उस तरह आंखें दिखाने के लिए अभी तगड़ी नहीं है। इस सारे के होते सोते जो अगला आया है, जब उन सैक करना था या जब उसको अब जो भी होना था, फांसी तो आपने देख ही लिया कि वो पहली दफ़ा हुई थी। अगर हम यानी अहमदी नान मुस्लिम तारीख़ में पहली दफ़ा करार दिए गए थे पाकिस्तान बनने के बाद, इतना बड़ा डिसीजन
तो ये बात भी अभी तारीख में उसी तरह ही खड़ी है कि एक ही वज़ीर आज़म है जिसको फांसी हुई थी, और फांसी उस डिक्टेटर और उस एस्टेब्लिशमेंट के, और यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान और आर्मी के उस जर्नैल के ज़ोर बाजू के ज़रिए और उसके बाय द डेंट ऑफ ऑर्डर्स वो ऐसे बंदे के दिए गए जिसको कल को तारीख ने ये साबित करके दिखाया कि वो प्रो अहमदियत नहीं था, बल्कि उसने उसकी शुरू की हुई जो पहली सड़क थी उसको मल्टी लेन्स बना के मोटरवे बना दी फिर अहमदियों पे मजालिम की, जनरल ज़ियाउल हक। तो जनाब आपके पास दो धड़े, मैं इसलिए कि मैं तो इनको सुन रहा हूँ ना हर दोनों तरफ, एक जमहूरियत के लिए, दूसरे कोड़े खाने वालों के लिए, एक मज़ामती आउटस्पोकन सहाफ़ती धड़े और दूसरे दानिश्वर के जिनकी दानिश सामने इंसानों का कत्लेआम हो रहा है उस वक्त खामोश है, जिनकी दानिश अहमदियों के लाखों इंसानों को हज़ार बताया जा रहा हो और उनके पूरे शहर को वोट के हक से महरूम करके उन्हीं की छोटे से छोटे लेवल पर जो वहाँ पर टाउन कमेटी है वहाँ पर भी बाहर के नुमाइंदे आके उनके शहर में उनके 90,000 या 1 लाख की आबादी के नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं? बाहर के गाँव के लोग आके। किसी को तौफीक नहीं। अब्दुर्रहीम यूसुफजई को बहरहाल मैंने एक ज़माने में पढ़ा था, उन्होंने ये लिखा था कि आप कौन से उस इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जबकि एक शहर है अहमदियों का, उसमें 11-12 के काउंसलर हैं, वो सारे के सारे वो उनके नुमाइंदे नहीं हैं। ऐसे खिलवाड़ करने वाले वाक़यात आपके सामने हो रहे हैं और आपका जो मुज़ामती दानिश्वर है वो उसका ये मसला नहीं है, और जो आपका संजीदा और दूर मार और देर पा नज़र रखने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे लेक्चर बाजियाँ करने वाले जो हैं बड़े बड़े दानिश्वर, उनको ये तौफीक नहीं है कि वो इस पे बात करें। और अगर आज हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अंदर से भी और बाहर पे भी कहते हैं सियासी गल करो। केड़ी सियासी गल करिए तो क्यों करिए? यही सियासत है इस वक्त, यही झूठ और यही मुलम्मा साजी और यही मुनाफकत और यही 2 नंबरी है जो इस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे बन के बैठी हुई है। तो उसमें आप यानी हम नहा धो के तो शेव शूव करके तो आ जाएं तो आप आके ये कहते हैं कि वो जी गल फलाने ने की थी ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कब ठीक कह रहा था? वो कोई भी ठीक नहीं कह रहा था। अब हुआ क्या है कि मैंने जो जैसे गुजारिश की थी कि तारीख़ में जो सिविलियन था उसकी बदनीति को अल्लाह ताला ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से सज़ा दिलवाई, और कल को आप में से किसी बड़े से बड़े मौर्रिख और दानिश्वर को ये कहने जोगा नहीं छोड़ा कि वो कोई अहमदियों का परवुर्दा जर्नैल था जिसने ये काम कर दिया था। नहीं, वो अहमदियत का बदतरीन मुखालिफ था, इतना बदतरीन मुखालिफ कि उसकी बुनियाद पर ही उसी के ऑर्डिनेंस की वजह से खिलाफत अहमदिया को पाकिस्तान से हिजरत करना पड़ी। फिर उसके बाद आप देखते जा रहे हैं, आपके पास नवाज शरीफ आए, आपके पास फ़ारूक लुगारी आए, उसके बाद आपको इसहाक खान मिल रहे हैं, उसके बाद आपको बेनज़ीर की वापसी हो रही है। नहीं मिली तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोबारा नहीं मिली, नहीं मिली तो आपको देर पास सस्टेनेबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। उसके बाद इतने बड़े बड़े प्रोफाइल रखने वाले, पंजाब में बड़ी बड़ी सीटों पे नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की अप्रोच रखने वाले नवाज शरीफ, सिंध के मालिक भुट्टो और जरदारी, इन सारों के होते सोते वही मैं पंजाबी प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था ना कि कल दी फ़कीर नी तो या अली मदद। अब इमरान खान और उसकी कैबिनेट और उसकी हुकूमत ने दांतों तले ज़ुबान दिला के दे के और बुज़दार और इस सारी गवर्नमेंट को कहा कि जाओ रात के अंधेरे में कैमरे ऑफ करवा के इनकी मस्जिदें तोड़ो, इनके मीनारे तोड़ो, और कहीं कोई बात नहीं होगी, फिक्र ही ना करो आप। इस तरह वो मुल्लायत साथ मिलाई, इस तरह वो मुल्लायत के ज़रिए शेख रशीद की सतह के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो जाके उनसे सुलह करते रहे, उन
मजहबी धड़ों के साथ, जिन्होंने दिन दिहाड़े फोर्सेस के लोग वहाँ लाहौर यतीम खाना चौक में मार दिए थे, शहीद किए थे। लेकिन अजीब बात है ना कि वहाँ 2-3 मरे तो उस वक्त शेख रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हुए ज़ुबान लड़खड़ाती है। अहमदी मुसलसल मर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर को पता ही कोई नहीं है कि ये काम मेरे मुल्क में हो रहा है। BBC और CNN और दुनिया भर का मीडिया जो है वो कह रहा है कि पेशावर में अदालत के अंदर बंदा जो है वो अहमदी करके मार दिया गया है कि जी ये अहमदी है। वज़ीर आज़म को इल्म ही कोई नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास वज़ीर आज़म तो नहीं है, लेकिन खुदा तो है ना, खुदादारी चे गमदारी। उसके नतीजे में वो चूंकि खुदा है तो उसने आपकी अक्ल और फरासत आप में से सलब कर ली और आपको ये ख्याल ही नहीं आया कि भुट्टो वर्गे लगे गए, नवाज शरीफ वर्गों को अगलों ने ठुड्डा करा दिया, तो आप किस शुमार कतार में हैं? आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि वो अपनी जो 50 साल रिवायत है कि वो अपना बंदा खुद पोस्ट करते हैं, खुद उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और वो उसके पीछे कोर हेडक्वार्टर की बातें होती हैं, वही फैसले लेते हैं। वो अचानक आप पे उनको इतना प्यार आना शुरू हो जाए और आपसे वो इतना डर जाएं और आपको इतना थ्रेट फील करने लगे कि नहीं 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 जिमें तुसी कहते हो वो निकाल लांगे। तो ये हिमाकत आपसे उस खुदाए रहीम करीम और कहार ने करवाई है, और करवाई इस लेवल पे है कि अब आप उसको वापस भी नहीं ले सकते। वापस क्यों नहीं ले सकते? इसलिए कि आप अपना टाइम पूरा कर चुके हैं। टाइम आपका पूरा क्यों हो चुका है? इसलिए कि आप तो इक़्तिदार के लिए आए थे, आप किसी उसूल के लिए नहीं आए थे। अगर आप उसूल के लिए आए होते तो आप ये सारी बातें जितनी मैंने बताई हैं आप बताते, मुंह खोल के कहते कि यहाँ पर इंसानों के हुकूक सलब हो रहे हैं, मुंह खोल के बताते कि एक पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसमें ये आइन ही इजाज़त नहीं देता कि आप इंसानों के इस तरह हुकूक सलब करके कहें कि आपको ये भी हम बताएंगे, आपको ये भी हम बताएंगे कि आप कौन होते हैं। आप तो आपके साथ कौन थे? वही जिनके बारे में मुनज़्ज़म सेठी साहब कह रहे थे कि 50s की दहाई से लेके अभी तक चौधरियों के ख़ानदान पर नाफरमानी का तो दाग ही कोई नहीं है, वो तो मुसलसल जी सदके हैं। एक तरफ उन्होंने कभी एस्टेब्लिशमेंट की नाफरमानी नहीं की, ऊपर से जब मौका आया है उन्होंने मज़हब का कार्ड भी खेला और जितने अहमदियों से जो मुफाद मुमकिन थे वो भी लिए परवेज़ इलाही ने। इस तरह की जो है ना गंदी नंगी और चिट्टी मुनाफकत, इन धड़ों के गठजोड़ से आप मुल्क की तरक्की करवाने लगे, वो नहीं होती। और दूसरा मसला ये भी नहीं होता कि ये जो जिनका जिस मॉडल को आप कॉपी करवा रहे हैं ना, मतलब मैं तो जिस दिन ये दीर और चित्राल से तारबान उतरे थे जरदारी दौर में, तो मैंने उस दिन रेडियो पाकिस्तान में अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए कहा था कि कोई नहीं, वो हुआ ये था कि कुछ वैगने मर्दान और दीर की तरफ से चढ़ के चल पड़ी ऊपर, उन्होंने पगड़ लपेटे हुए, जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब फतह हो रहा है जी, सूफ़ी मोहम्मद मुल्ला फजलुल्लाह, तो ये सारी कहानियाँ उस ज़माने की। तो वो एक आलिशार बंगश था, बड़ा शरीफ आदमी, यार ये अब क्या होने लगा? मैंने कहा कख नहीं होने लगा, चुप करके चाय पियो। जिस सड़क से वो पेशावर रोड से उन्होंने इस्लामाबाद पिंडी की तरफ आना है, रास्ते में वेस्टेज है, और वेस्टेज और ऊपर ही उसके सारा वो GHQ और है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी, उनके दफ्तर भी, उनके घर भी, उनके रिहाइशें भी। तो मैंने कहा यार तुम्हें ऐसे, ये जिस तरह की वो निस्वार मार्का वहाँ से इस्लाम आ रहा है, ये आके तो औरतों के ऊपर से मतलब उनको बुरके पहनाएंगे, तो ये जो वेस्टेज वाले और कैंट वाले अफसरान हैं वो अपनी बहू बेटियों और बीवियों के साथ ये कुछ नहीं होने देंगे, तो जब उनसे गुजर गई इन्होंने इधर आना है। ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं। इसी तरह से आर्मी ने जिस प्रोफेशनलिज्म के लिए पैसे भी इकट्ठे किए, और जैसे वो नजम सेठी कह रहे थे कि इनके अकली ISI के अपने रिसोर्सेज भी कम नहीं है, तो उन सारे रिसोर्सेज के नतीजे में उन्होंने जो
यूनिफॉर्म का उसको वो कहते होते हैं टर्न आउट, वो जो डेवलप किया है, अब इनसे तालिबान वाली सुथने नहीं पहनी जाती। लिहाजा चूँकि इन्होंने ख़ुद तालिबान के जंगजुओं वाले लेवल पे नहीं उतरना, तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान नहीं बनने देंगे। हाँ, कुछ ताले आज़मा हैं, वो खेल करते रहते हैं और उनकी कोशिश होती है, लेकिन अब आप ये देख लें कि पिछले 3 साल में जब जब पब्लिक मफादात पे समझौते करते करते आपके वज़ीर आज़म और आपके सो कॉल्ड सियासतदानी कहूँगा अब मैं, उन्होंने उन प्रायोरिटीज़ को छोड़ के पब्लिक मफादात का साथ खिलवाड़ करके रोटी कपड़े की और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के ऊपर तबर रख के तो चल पड़े हैं उधर काबुल की हुकूमत को तस्लीम करने। तो अब वो जो इकॉनमी का हाल है वो भी लोग देख रहे हैं कि वो महंगाई किस तरह का बम बन के इन पे गिर रही है। आपस में उनका वो एक पेज था, वो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। जिन सहाफ़ियों को और जिन मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने स्नब किया, वो सारी अब गले को आ रही हैं। और आखिरी बात फिर वही कि अब सहाफ़ी पूछते हैं, जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर दाखिला साहब, क्या बना? और परवेज़ खट्टक साहब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। अब बोलें, अब जवाब दें, लेकिन अभी हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़ेंगे। मैं आखिरी अपने इस हवाले से जो बात है वो तो करूँगा पंजाबी प्रोग्राम में कि जेड़ी सुनता करवान तो हुकूमत और रियासत डर रही है, ये खतना हुण तुहानूं करवाना पैना है। जब तक ये गवर्नमेंट और रियासत और ये हुकूमत और रियासत नामख्तून रहेगी, उस वक़्त तक अब आपके साथ यही कुछ होना है। कभी 2 साल बाद होगा, कभी 1.5 साल बाद होगा, कभी बिलावल के ज़रिए होगा, तो कभी मरियम और हमज़ा के ज़रिए होगा यही कुछ, जब तक आपको ख़तना करवाना मजबूरी बन गया। और ये ख़तने वाली एक पूरी कहानी है, वो कहानी अब मैं पंजाबी प्रोग्राम में पेश करूँगा आपकी खिदमत में। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।